जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट सुनाया था तो उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले दिनों में ये मसला इतना बड़ा हो जाएगा। लोगों में इलेक्शन से ज्यादा अब इस बात का एक्साइटमेंट है कि जल्दी ये डेटा अपलोड होगा और सबको पता चलेगा कि आखिरकार किसने कितने पैसे किस पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में दिए हैं। हालांकि लोगों को पहला शॉक SBI ने दिया जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि वे ये डेटा 30 जून तक दे सकते हैं, ये कहते हुए कि डेटा कलेक्ट करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये सुनकर लोगों के सब्र का बांध टूट गया और सेंटर के साथ साथ SBI को भी फटकारना शुरू कर दिया कि एक डिजिटल बैंक भला कैसे KYC वेरिफिकेशन के बावजूद डिजिटल डेटा स्टोर करने में असमर्थ है। SBI के इस एक्शन के बाद उम्मीद थी कि ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट की मेन पिटिशनर थी और जिन्हें सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण रिप्रेजेंट कर रहे थे, SBI के इस टाइम एक्सटेंशन प्ली के खिलाफ एक प्ली सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे इस प्ली को डिसमिस करवाने के लिए। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर एक काफी शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में उन्होंने SBI के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है और इस मामले को अर्जेंटली लिस्ट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का भी रुख किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ADR की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने SBI को टारगेट करते हुए कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी के ऑर्डर को वायलेट करके कंटेम्प्ट किया है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि SBI को 2019 से लेकर अब तक के सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी ECI को देनी है। और सिर्फ यही नहीं, CJI चंद्रचूड़ हेडेड बेंच, जिसके सामने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस मामले को अर्जेंटली लिस्ट करने को कहा भी है, वे इस बात से राजी हो गए हैं और CJI ने सीनियर एडवोकेट भूषण को कहा, इट इज नंबर्ड एंड वेरीफाइड, वंस इट इज डन देन सेंड एन ईमेल टू द रजिस्ट्री, वी विल लिस्ट। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 11 मार्च को ये मामला SBI की टाइम एक्सटेंशन प्ली के साथ सुना जाएगा। आप सुनकर और चौंक जाएंगे कि यूनियन SBI के अलावा लोग ECI से भी सवाल करने लगे हैं कि भला उन्होंने कैसे अभी तक SBI के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है और यूनियन की तरह इस मामले में चुप्पी कैसे साधे बैठे हैं। हालांकि इन्हीं सब के बीच में कुछ शॉकिंग डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि भले SBI अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने कम टाइम होने का हवाला दे रही है, पर वहीं उन्होंने कितनी बार यूनियन के एक इशारे पर काम करते हुए सिर्फ कुछ घंटों में ही इंफॉर्मेशन दे दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट कमोदर लोकेश बटरा ने जहां एक और पॉइंट आउट किया था कि SBI ने अपने IT डिपार्टमेंट में करीबन 60 लाख रुपए खर्च किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखने के लिए, वही उन्होंने रिपोर्टर्स कलेक्टिव के साथ शेयर किए गए डॉक्यूमेंट्स में दिखाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इनकैश होने के डेडलाइन के खत्म होने के 2 दिन के अंदर SBI ने इन बॉन्ड्स की सारी डेटा को दुनिया भर से कलेक्ट करके यूनियन को 48 आवर्स के अंदर सबमिट किया है, जैसा कि आप मार्क्ड डेट और डॉक्यूमेंट्स में देख के समझ ही सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जहां SBI द्वारा सुप्रीम कोर्ट के भेजे एप्लीकेशन में कहीं न कहीं ये शो किया जा रहा था कि वे एक यूनिक नंबर बॉन्ड्स के लिए इशू नहीं करते हैं, वहीं कुछ और डॉक्यूमेंट्स में दिखा है कि SBI ने खुद से एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर की बात यूनियन से की थी, जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में साफ दिख रहा है। सिर्फ स्पेशल नंबर ही नहीं बल्कि स्पेशल इंक यूज होने की बात हुई है। मामला यहाँ खत्म नहीं होता है। जैसे SBI ने कहा है कि उन्होंने कोई भी डेटा डिजिटली नहीं स्टोर करके एक सील्ड फॉर्म में मुंबई हेडक्वार्टर्स भेजे हैं और उनके पास 2 सेट ऑफ डेटा है, एक तो डोनर का जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज का, और बस इस 2 सेट ऑफ डेटा को जोड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। पर वहीं एक डॉक्यूमेंट ये शो करता है कि Union Finance Ministry has admitted internally in 2017 that the SBI could in real time connect the donor with the political party receiving the money when the electoral bonds come for encashment to the bank, regardless of whether the bonds were sold and redeemed electronically or in physical form। और ऐसा इस डॉक्यूमेंट में दिख रहा है। मामले में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये भी आता है कि जब यूनियन ने इस जजमेंट की हियरिंग के समय खुद को डिफेंड किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही है, तो उन्होंने कहा भी था कि ये सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है और पॉलिटिकल फंडिंग में द स्कीम envisages a transparent system of acquiring bonds with validated KYC and an audit trail। सिर्फ यही नहीं, पर जब यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद को कोर्ट में डिफेंड करने पर सोच विचार भी किया था, तो उन्होंने नोट किया द रिकॉर्ड्स ऑफ द परचेसर आर ऑलवेज अवेलेबल इन द बैंकिंग चैनल एंड मे बी रिट्रीव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो इन सब के बीच में ये सवाल वापस से SBI पर आ रहा है कि भला वे किस चीज के लिए फिर टाइम की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं।
हालांकि ये जवाब सुभाष चंद्र गर्ग, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल ने दिया है। एज द फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी, ही ओवरसॉ द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन 2017 एंड 2018। और जब उनसे पूछा गया कि क्या SBI का एक्स्ट्रा टाइम मांगना लाजमी है, तो उन्होंने कहा, टू माई माइंड इट इज द लेमेस्ट एक्सक्यूज विच SBI हैज पुट इन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इट डजंट रिक्वायर silos to be reconciled or connected etc. For furnishing this information, the SBI needs no time at all. What SBI seems to be saying is that we will connect the buyers of the bonds and the recipients of the bonds, even for doing that information, which is not required. The SBI will not take any more time. As I said earlier, every bond has one number, so if you sort the information on this number, you can get the information very easily. Possibly the SBI has been motivated to file this application. ये बात गर्ग को और अच्छे से पता भी होगी, इसलिए क्योंकि ये वही इंसान है वो oversaw the embedding of the hidden serial numbers on the electoral bonds as SBI demanded. बात ऐसी है कि आम जनता ही नहीं बल्कि कई जजेस, एडवोकेट्स और यहाँ तक कि बैंक एक्सपर्ट्स ने भी SBI के इस प्ली को खारिज किया है, ये कहते हुए कि उन्हें इतना समय लग ही नहीं सकता है कुछ 44,434 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को डिसाइफर करने में, जब डेली बेसिस पर SBI करीबन कितने मिलियन इंफॉर्मेशन से डील करती आ रही है। उसमें भी जब सिर्फ 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2024 तक बिके हैं। SBI को फटकारने में उनके ही फील्ड के लोग काफी आगे दिखे हैं। जब SBI के इस एक्शन को बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खूब फटकारा है और उनके सेक्रेटरी S. हरी राव ने कहा, The reason attributed by India's largest bank SBI that some of the data are stored in physical form, kept in sealed covers, surprised many in the digital era, especially in the banking sector, when most of the information are available with the click of a mouse. बैंक ऑफिशियल्स में एक नाम RBI का भी शामिल है, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ शुरुआत से ही थी, जैसा कि हमने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर भी किया है। RBI का एक मेन पॉइंट ऑफ इशू हमेशा से ये रहा है कि किसी और बैंक को SBI को बेयरर इंस्ट्रूमेंट इशू करने का हक देना RBI के सोल अथॉरिटी के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा, बिकॉज RBI सोल अथॉरिटी इज फॉर इशूइंग बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स विच हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग करेंसी। और ऐसे में शायद एक समय ऐसा आएगा जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स करेंसी नोट से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता था। हालांकि यूनियन ने RBI के पॉइंट को इग्नोर करते हुए SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने की परमिशन दे दी थी। सिर्फ RBI ही नहीं बल्कि ECI भी इस प्रोसेस के खिलाफ शुरुआत में दिखी थी, जब ECI ने यूनियन के द्वारा लाए कुछ एक्ट्स में चेंजेस को टारगेट किया था एंड स्टेटेड इट विल हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंस, फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स ही नहीं बल्कि लीगल फील्ड के भी कई लोगों ने SBI के इस एक्शन को फटकारा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फॉर्मर जज जस्टिस दीपक गुप्ता भी मौजूद है, जिन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की थी, जहां सुप्रीम कोर्ट में तब के CJI रंजन गोगोई के ऑर्डर्स SBI को दिए थे to direct all political parties that had received donations through electoral bonds to submit detailed particulars of the donors to the Election Commission of India. These particulars, including the amount of each bond and the details of the bank account into which the sum was credited, were to be provided in sealed covers. जस्टिस गुप्ता ने कहा कि इतना टाइम SBI को दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इलेक्शंस के बाद इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना लोगों के राइट से खिलवाड़ करने जैसा होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जज ने इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, क्योंकि ये सिटीजन्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता था। अब देखते हैं कि मार्च 11 को क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस की हियरिंग करती है और क्या कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास होते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।